हेलो गाइस, मैं हूं नीलम राठौड़। आप मुझे देख रहे हैं कल्याणी लर्निंग पर। लास्ट वीडियो में अपन ने वायु कूपिका का स्ट्रक्चर देखा था। आज अपन उसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे किसकी, एल्वियोलाई की चल रही थी अपनी। जो लंग्स होता है, मतलब आपको पता है आपके पास पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो एक जो लंग रहता है उसके अंदर इनका जो नंबर की अगर आप बात करोगे तो वो होता है 400 मल्टीपल 10 की पावर 6। एक ही लंग में 400 मल्टीपल 10 टू द पावर 6 नंबर में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्वियोलाई जो रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपके लंग्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा अमाउंट जो रहता है वो एल्वियोलाई का प्रेजेंट रहता है। अब उसका रीजन भी अपन ने भी देखा था। मैंने बात करी थी कि जो मेनली एक्सचेंज का प्रोसेस है ना, गैसियस एक्सचेंज जो है वो इसी की सरफेस पर आपका हो रहा है। किसकी, एल्वियोलाई की सरफेस पर, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो कौन कौन बना रहा था, एल्वियोलाई की सरफेस, आपका बेसल सब्सटेंस, और एक क्या थी आपकी ब्लड कैपिलरी का एंडोथीलियम। वो तीनों क्या हो गए थे, कंबाइंड हो गए थे और उन्होंने क्या बनाया था, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और वहीं क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए जो एल्वियोलाई है उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी यूनिट। ध्यान रखना, जो एल्वियोलाई है उसको श्वसन इकाई या फिर क्या कहते हो आप, रेस्पिरेटरी सरफेस भी कहा जाता है, श्वसन सतह भी आप कहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हुआ इनका नंबर कि एक लंग में इतनी प्रेजेंट है, मतलब मिलियंस में और ट्रिलियंस में ये क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। कौन, एल्वियोलाई। अब ये प्रेजेंट इतनी संख्या में तो करेगी क्या, जो लंग होता है उसका क्या बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। क्या बढ़ा रही है, लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ा रही है। और अगर ये क्या कर रही है, लंग का सरफेस एरिया क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेस्पिरेशन जो है वो उतना ही इजीली क्या होगा, वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, ये क्या करेगी, एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगी, लंग का सरफेस एरिया बढ़ा देगी, जिससे रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, उतना ही इजीली अपना कंप्लीट हो जाता है। अगर अपन लंग के एरिया की बात करेंगे एल्वियोलाई की वजह से, तो ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर एक लंग जो होता है उसका एरिया ये कितना बढ़ा देती है, ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है आपके पास लंग कितने प्रेजेंट होते हैं, 2, तो 80 और 80 मीटर स्क्वायर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 160 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 160 मीटर स्क्वायर। अब ये जितना भी एरिया बढ़ा है ये करेगा क्या, रेस्पिरेशन जो है उसकी प्रोसेस को क्या करता है, इजीली आपका कंप्लीट करवाता है। 80 मीटर स्क्वायर मतलब आप बात कर सकते हो लॉन टेनिस का जो कोर्ट होता है, ऑलमोस्ट उतना एरिया एक लंग का क्या कर देती है, बढ़ा देती है। लॉन टेनिस जानते होंगे, तो उस टेनिस का जो इतना बड़ा कोर्ट होता है उतना ही लंग का एरिया कौन बढ़ा देती है, आपकी एल्वियोलाई या वायु कूपिका बढ़ा देती है, जिससे ये जो अपना प्रोसेस है रेस्पिरेशन वो इजीली क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। अब अपन बात करते हैं कि ये रेस्पिरेशन सरफेस है, ये ऐसे बढ़ गया लंग्स में और फिर ये रेस्पिरेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एल्वियोलाई जो है, जैसे अपन एक एल्वियोलाई की यहाँ बात कर रही हूँ मैं, एक एल्वियोलाई आपकी यहाँ हो गई, अब एक एल्वियोलाई यहाँ हो गई। अब ये एल्वियोलाई जो है इनके बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये भी आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। जो एल्वियोलाई के ग्रुप्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब इनके कनेक्शन का या इनके कनेक्टेड होने का भी एक रीज़न है। ये जो एल्वियोलाई है इनमें पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो रहते हैं वो एल्वियोलाई में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यही पोर्स क्या करते हैं, इन एल्वियोलाई को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और इन पोर्स को कहा जाता है पोर्स ऑफ कोहन, या कुछ जगह आपको मिलेगा कुहन के छिद्र। ध्यान रखना, अपने बात करी थी एल्वियोलाई की, तो एल्वियोलाई जो है आप अगर बात करोगे नंबर का तो 400 मल्टीपल 10 टू द पावर 6 के नंबर में ये प्रेजेंट रहती है एक ही लंग में, ठीक है।
अगर आप बात करोगे सरफेस एरिया की तो कितना सरफेस एरिया कर देती है 80 मीटर स्क्वायर पर लंग, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी जो एल्वोलाई है ये कनेक्टेड रहती है, कनेक्शन का जो रीज़न है वो क्या रहता है, इनमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं जिनको कुहन के पोर्स या कुहन के पोर्स कहा जाता है। और इन्हीं के थ्रू ये आपस में क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है और क्या करती है, रेस्पिरेशन जो है उसको कंप्लीट करती है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब। मान लीजिए ये आपका लंग है, ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है। ये मान लो आपका ब्लड कैपिलरी वाला पोर्शन, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ कोई सेल, ये सेल है, ठीक है। रफली डायग्राम है, आप इसको ऐसे मत समझना कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये क्या बन रहा है। तो ये अपन ने मान लिया ये अपने क्या है, लंग्स है ना। ये ब्लड कैपिलरीज जो अपना हार्ट होता है वहाँ, ठीक है। ये हो गया क्या आपका सेल्स, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैंने बात करी थी किसकी, पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब, इसी की अपन बात कर रहे थे कि अगर क्या हो रहा है, आंशिक दाब जो है वो उसमें क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। अगर आंशिक दाब में क्या आ जाए, अंतर आ जाए, तो क्या होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। रीजन क्या है, क्या उत्पन्न हो जाता है, दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ बात करते हैं, पहले क्या आएगा, PO2 अंदर आएगी, ठीक है। PO2 अंदर आएगी तो बाहर कौन जाएगा, आपका PCO2, ये क्या चला गया, बाहर चला गया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, PO2 अंदर आएगी, इसमें भी है ना, अंदर आ रही है जो, और यहाँ से PCO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ से जो ये PO2 है ना, सेल वाली, ये कौन सी है, ये है आपका, अपन ने कहा था दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मैंने बात करी थी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, मैंने कहा यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं वो। क्रेब्स साइकिल हुआ, आपका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, या फिर आपका ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो सेल के अंदर होता है। उसमें होता है क्या है, फूड होता है। ये जितनी भी O2 अंदर आई है ये क्या करता है, इसको लेता है और CO2 बना देता है, और क्या बना देता है, ATP फॉर्म कर देता है, एनर्जी फॉर्म करता है ना। तो ध्यान रखना कि हुआ क्या है, बाहर से आपने O2 ली, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू, वो कहाँ आई, आपके ब्लड में आई। ब्लड क्या करता है, उस O2 को किसको दे देता है, सेल्स को देता है, थ्रू टिश्यू, सेल्स को दिया इसने। अब ये सेल्स क्या करती है, जितना भी फूड सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है ना। ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बना आपका, CO2 और एनर्जी बनी। एनर्जी तो इधर ही रह जाती है क्योंकि इस सेल को अपनी रूटीन वर्क करने के लिए ये ATP चाहिए, है ना। अब ये CO2 जो है अपने किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसको अपन क्या मानते हैं, अवशेषी या मानते हैं ना, उत्सर्जी या अवशेषी। तो ये क्या करती है, अगर ज़्यादा अमाउंट अपनी बॉडी में हो जाएगा तो क्या उत्पन्न कर देती है, टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो अपन क्या करेंगे, इस CO2 को थ्रू द ब्लड वापस कहाँ पहुँचा देते हैं, लंग्स में। फिर ये लंग्स से वापस कहाँ निकल जाती है, बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। तो ये प्रोसेस जो है अपनी बॉडी में चलता है, किसके थ्रू चलता है, आंशिक दाब के थ्रू चलता है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है कि अपने श्वसन की अंतर श्वसन और उच्च श्वसन जो है उसकी क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो कुछ प्रेशर्स जो हैं वो आप एक बार ध्यान रख लेना कि कहाँ कितना प्रेशर होता है O2 और CO2 का, एक बार मैं बता देती हूँ आपको। बात कर रहे हैं प्रेशर की, किसकी, आपके PO2 और PCO2 की, ठीक है। अगर वायुमंडल की बात करोगे, कहाँ की, वायुमंडल की,
तो वायुमंडल में इसका जो पार्शियल प्रेशर आता है वो तो आता है लगभग आपका 156 mmHg, और अगर इसकी बात करोगे तो इसका आता है 0.3 mmHg। ये तो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वायुमंडल में, ठीक है। अगर अपन इसी के आंशिक दाब की बात करेंगे, कहाँ? वायु कूपिका में। वायु कूपिका में अगर आप बात करोगे तो आपको पता है एयर, वहाँ कौन सी एयर आप अंदर लेते हो वायु कूपिका में? O2, तो वो ज़्यादा रहती है, उसका प्रेशर रहेगा 104 mmHg, और CO2 का रहता है आपका 40 mmHg, ठीक है। ये वायु कूपिका में रहता है, तभी तो क्या होता है, बात करेंगे। चलो अभी पहले लिख लो, वायु कूपिका हो गई, फिर आएगा आपका क्या? विऑक्सीजनित रक्त। इसमें अगर मानेंगे तो अपन यहाँ 40 mmHg और यहाँ कितना आएगा? 45 mmHg, ठीक है। और अगर अपन यही बात करते हैं ऑक्सीजनित रक्त की, ऑक्सीजनित रक्त की, तो अगेन 96 mm ऑफ Hg, ये यहाँ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 40 mmHg। और अगर आप बात करोगे ऊतकों की, तो ऊतकों में ये वापस कितना हो जाएगा? 40 mmHg, और यहाँ कितना आ जाएगा? 45 mmHg, ठीक है। अब कैसे क्या होता है चेक करते हैं। अपन ने कहा है वायुमंडल जो है O2 जो है अपना आंशिक दाब कितना रखती है? 156 रखती है, ठीक है। और PCO2 है वो क्या रखती है? 0.3 रखती है। कैसे रखती है? बताया था कि 760 जो है उसका अगर 21% निकालोगे तो ये आएगा, और अगर आप 0.03 है उसका अगर कितना निकालोगे, 760 का 0.03 निकालोगे तो कितना आएगा? 0.3। अब होता क्या है वायु कूपिका, जब आप अंतर शोषण करते हो, बाहर का प्रेशर तो 156 रहता है, वायु कूपिका का कितना है? 104। तो उसी कारण क्या होती है, यहाँ से आपकी O2 जो है वो कहाँ आती है? आपके अंदर आती है। रीज़न क्या है? बाहर का दाब तो बहुत ज़्यादा था और अंदर का दाब क्या था आपका? कम। तो यहाँ से O2 कहाँ आ गई? अंदर। और इसी दौरान क्या होता है, अंदर CO2 का दाब तो क्या है? बहुत ज़्यादा, और बाहर CO2 का दाब क्या है? कम। तो ये CO2 यहाँ से कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। बात किसके बिटवीन कर रहे हैं? ध्यान रखना, वायुमंडल और वायु कूपिका के बीच की बात हो रही है कि वायुमंडलीय दाब O2 का जो है वो तो क्या रहता है? ज़्यादा, और आपका वायु कूपिका का क्या है? कम। तो अब क्या होगा? विसरण के द्वारा O2 कहाँ पहुँच जाती है? वायु कूपिका में पहुँच जाती है। और वायु कूपिका में CO2 का प्रेशर क्या रहता है? ज़्यादा। किसके कंपैरिजन में? बाहरी वायुमंडल के। तो वहाँ से CO2 कहाँ निकल आती है? बाहर निकल आती है। अब अगर बात करते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ ऑक्सीजन होती तो है लेकिन कम होती है, तो वहाँ उसका प्रेशर कितना रहता है? 40 mm ऑफ Hg। और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें CO2 कितनी रहती है? 45 mm ऑफ Hg। अब वापस देखो क्या होगा, ये क्रिया होती कहाँ है? ये कूपिका है आपकी, ठीक है। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन मान ली, यहाँ क्या आ गई आपकी? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज है, इसकी बात हो रही है। ये वायु कूपिका है आपकी, ठीक है। अब यहाँ तो आप O2 का प्रेशर कितना ले रहे हो? 104, ठीक है। और यहाँ आपका कितना है? O2 का प्रेशर 40 mm, ठीक है। और CO2 इधर कितना है आपका? 40 mm, और इधर कितना है? 45 mm। समझना बात को, ठीक है। वायु कूपिका में O2 104 है, इधर आपकी ब्लड कैपिलरी की बात करोगे तो कितना है? 40। CO2 की बात करोगे तो वायु कूपिका में 40 है और इधर कितना है? 45। तो अब क्या होगा? विसरण उच्च से निम्न। तो अब ये क्या करती है? वायु कूपिका जो अपना रक्त है वो किसको दे देती है? इस विऑक्सीजनित रक्त को दे देती है, ठीक है। और ये जो CO2 थी वो कहाँ चली जाएगी? आपकी वायु कूपिका में चली जाएगी। तो यहाँ एक्सचेंज इस वजह से हो गया कि CO2 तो इधर चली जाएगी और O2 इधर आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अब आगे क्या हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर आप बात कर रहे हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ कितनी O2 है आपकी? 96 mm ऑफ Hg। और डीऑक्सीजनेटेड में कितनी है आपकी? 40 mm ऑफ Hg। अब होगा क्या? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मान लो कोई क्या है? सेल या टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू है, ठीक है। ये यहाँ क्या है? टिश्यू है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ हुआ था, अब ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ जा रहा है तो यहाँ O2 कितना है आपका? 96 रख रहा है, और CO2 आपका यहाँ कितना रख रहा है? 40, ठीक है। और टिश्यू में O2 कितना रख रहा है आपका? 40, और ये CO2 कितना रख रहा है? 45। तो अब होगा क्या कि ये जहाँ ज़्यादा है और टिश्यू में क्या है? कम। तो ये टिश्यू को क्या दे देता है? O2 दे देता है।
और टिश्यू के अंदर CO2 क्या है, ज़्यादा है प्रेशर में, और बाहर ऑक्सीजनेटेड में क्या है, कम, तो ये क्या ले आता है आपका CO2 लेकर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रेशर एक बार ध्यान रख लेना, कुछ कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि PO2 वायुमंडल में लगभग 156 होती है, CO2 कितनी होती है, 0.3 होती है, वायु गोपिका में इतना होता है, V ऑक्सीजनित रक्त में इतना होता है, और ऑक्सीजनित रक्त में इतना होता है, और ऊतकों में इतना होता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज जो है वो अपना कंप्लीट होता है कि इस आंशिक दाब में अंतर के कारण, आंशिक दाब में अंतर के कारण ही क्या होता है, गैसीय विनिमय जो है उसकी क्रिया क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आंशिक दाब में अंतर नहीं होगा तो जो गैसीय विनिमय है उसकी क्रिया कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या आवश्यक होते हैं वो ध्यान रखना। एक होती है आपकी विलयता, सॉल्युबिलिटी। अगर कोई भी गैस ज़्यादा विलेय, कोई भी गैस ज़्यादा विलेय है तो उसका जो विसरण रहता है वो भी कितना रहता है, आपका ज़्यादा रहता है। ध्यान रखना, अगर गैस की विलयता मतलब घुलने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो उस गैस का परिवहन भी क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। तो पहला फैक्टर तो आंशिक दाब, दूसरा फैक्टर है आपका विलयता, जो किसको प्रभावित कर रहा है, श्वसन को प्रभावित कर रहा है कि विसरण की जो क्रिया है वो आंशिक दाब में अंतर ज़्यादा है तो विसरण ज़्यादा होगा, अगर विलयता ज़्यादा है तो क्या होगा आपका, उस दौरान भी क्या होगा, विसरण की क्रिया जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं झिल्ली की मोटाई। अपन ने कहा था जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाई थी तो मैंने कहा था उसकी जो साइज है वो 1 mm से भी क्या होती है, कम होती है, मतलब वो क्या होती है, बहुत पतली होती है। तो अगर झिल्ली क्या है, पतली है, जितनी उसकी मोटाई क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी, तो उतना ही ज़्यादा कौन सी क्रिया होती है, विसरण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ध्यान रखना, मतलब उतना ही श्वसन क्या होगा, तेजी से होगा। अगर झिल्ली जो है उसकी मोटाई क्या है, कम है, मतलब झिल्ली क्या है, पतली है, तो विसरण की क्रिया क्या होती है, तेजी से संपन्न होती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ध्यान रखना, बाद में भी देख सकते हैं, अभी देख लो, ताप। अगर क्या है, तापमान ज़्यादा है तो विसरण जो है वो भी क्या रहेगा आपका ज़्यादा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो श्वसन है उसकी क्रिया भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता है गैसों में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो गतिज ऊर्जा आपको पता है तापमान के क्या होती है, सीधे समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी गैसों का विसरण भी उतना ही क्या होगा, तेज़ी से होगा, अर्थात श्वसन जो है उसकी क्रिया क्या होती है, तेज़ी से संपन्न होती है। ठीक है, तो ये अपना है गैसियस एक्सचेंज की बात करी थी अपन ने, है ना। ठीक है, अपन देख रहे थे गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे थे, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो कैसे इफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसे इफेक्ट कर रही है, मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनेस जो है वो कैसे जो आपकी ब्रीदिंग रहती है उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके ट्रांसपोर्ट की। गैसों का परिवहन है जो अपन देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले O2 की। अगर आप O2 की बात करते हो तो जो 3% O2 है उसका ट्रांसपोर्ट तो होता है किसकी फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ। किसके साथ, प्लाज्मा के साथ, सॉल्युबल फॉर्म में, प्लाज्मा के साथ सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, जो O2 है उसका 3% जो है वो जो प्लाज्मा, जो ब्लड का पार्ट होता है उसके साथ घुलित अवस्था में क्या होती है, परिवहित होती है या उसका परिवहन होता है। जबकि O2 का जो बचा कितना 97% अगर आप बात करोगे तो वो किसके फॉर्म में होता है, आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसकी फॉर्म में क्या होता है, इसका परिवहन होता है।
ट्रांसपोर्ट की बात करें अपन की अपनी बॉडी में जो O2 और CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो अगर अपन बात करते हैं ब्लड की, ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। अगर आप लिक्विड पार्ट की बात करते हो तो वो होता है प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट की बात करते हो तो वो होती है आपकी RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 3% जो O2 है वो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर मतलब घुलित अवस्था में क्या करती है, चलती है, जबकि 97% जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होता है, O2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, O2 प्लस HB, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन है, वही क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 97% जो O2 का परिवहन है वो इसी फॉर्म में क्या होता है, आपकी बॉडी में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, हीमोग्लोबिन की। अब ये हीमोग्लोबिन है क्या, एक प्रकार का प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सा है, ध्यान रखना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन में भी कौन सा, कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है अमीनो एसिड वाला पार्ट, अमीनो अम्ल वाला पार्ट, और दूसरा होता है हिम पार्ट, हिम पार्ट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसीलिए इसको कौन सा प्रोटीन कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड भी है और साथ में कौन सा है, हिम पार्ट। हिम पार्ट जो है उसकी फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, फेरस आयन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, अमीनो अम्ल और हिम पार्ट या फेरस से मिलकर बना होता है। क्लियर है। अब ये एक प्रकार का क्या होता है, पिगमेंट भी होता है, एक प्रकार का पिगमेंट, या इसी को क्या कहा जाता है, वर्णक कहा जाता है। वर्णक किसको कहते हो या पिगमेंट किसको कहते हो, ऐसे सब्सटेंस जो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पिगमेंट। तो आपको पता हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आरबीसी जो रहती है उसका जो कलर है, आरबीसी का जो कलर है रेड कलर, वो इसी पिगमेंट के कारण होता है। आरबीसी का रेड कलर जो है वो इसी हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, तो ये कलर प्रोवाइड करवा रहा है, इसे पिगमेंट तो है ही है, बाकी नेचर क्या है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है जिसमें अमीनो एसिड और हिम पार्ट रहता है। अब ध्यान रखना, अगर ह्यूमन की बात करोगे तो जो ये हीमोग्लोबिन रहता है उसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, दो नहीं सॉरी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक तो होती है 2 अल्फा और 2 होती है आपकी बीटा। दोनों की दोनों क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है किसमें, हीमोग्लोबिन में। 2 तो होती है आपकी अल्फा और 2 ही क्या होती है, बीटा। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब भी अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं 1 बाय 1 आपस में क्या करते कर जाते हैं, चेन बनाते जाते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अमीनो एसिड क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। उसी लॉन्ग चेन को क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है। और यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 2 अल्फा और 2 बीटा कहाँ प्रेजेंट रहती है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहती है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे हीमोग्लोबिन की, तो रफली स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक ये हो गया आपका फेरस, ठीक है, एक फेरस आ गया अपना यहाँ, एक फेरस आ गया अपना यहाँ, 4 फेरस आयन रहते हैं, ध्यान रखना एक मॉलिक्यूल में, चौथा आ गया अपना यहाँ। ठीक है, ये चारों फेरस आयन है। इधर आप मान लो ये हो गई आपकी अल्फा चेन, इधर भी अल्फा चेन, इधर बीटा चेन और इधर बीटा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये आपकी बीटा और ये भी आपकी क्या हो गई, बीटा चेन। और 4 फेरस आयन किस में रहते हैं, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में रहते हैं। अब करता क्या है ये, है ना, कैसे काम करता है वो चेक करेंगे। बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, अपन बात कर रहे हैं क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कैसे बनाता है, एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस आयन है, चारों के चारों फेरस आयन क्या करते हैं, एक एक O2 अपने से जोड़ लेते हैं। चारों के चारों ने क्या करा, एक एक O2 अपने से जोड़ लिया, है ना। तो अब क्या हुआ कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी O2 के अणु का परिवहन करता है, 4 O2 मॉलिक्यूल का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है।
रीज़न ध्यान रहेगा कि 4 फेरस आयन रहते हैं, चारों के चारों फेरस आयन क्या करते हैं, एक एक O2 को अपने में जोड़ लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मैक्सिमम O2 का परिवहन होता है किनमें, ह्यूमंस में। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, अगर एवरेज की बात करते हो, हीमोग्लोबिन की एवरेज की बात करेंगे तो 15 ग्राम पर 100 ml प्रेजेंट रहता है ह्यूमन बॉडी में। एवरेज बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी जो रहती है उसमें अगर आप एवरेज बात कर रहे हो किसकी, हीमोग्लोबिन, तो 15 ग्राम पर 100 ml। मेल्स में ध्यान रखना, अगर बात करते हो तो मेजरली ये देखा जाता है, सॉरी, मेल्स में अपन देखते हैं 14 to 18 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। और अगर फीमेल्स की बात करते हैं अपन तो इनमें रहता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अब करता है क्या है, O2 का क्या कर रहा है, परिवहन कर रहा है। लेकिन आपने एक डिजीज सुनी होगी, उस सिकल सेल एनीमिया की अगर अपन बात करेंगे, या दांत्र कोशिका अरक्तता, उसमें होता क्या है, जो आरबीसी रहता है उस आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल हो जाता है, दांतली जिसको बोलते हैं, उस शेप्ड का क्या हो जाता है, आरबीसी वैसे क्या होती है, बाइकॉन्विकल होती है, इस शेप्ड की होती है। अब क्या होगा कि जैसे ही वो डिजीज होती है, कौन सी आपकी सिकल सेल एनीमिया, उसमें होगा क्या, ये जो शेप है ये बदल के इस शेप की क्या हो जाती है, आपकी आरबीसी हो जाती है। जैसे इस शेप की आरबीसी होगी, आरबीसी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन घटेगा तो क्या आ जाती है, एनीमिक कंडीशन आ जाती है। ध्यान रखना, एनीमिक कंडीशन आ जाती है किसमें, सिकल सेल एनीमिया में। और जो आरबीसी होती है वो इस सिकल शेप्ड की हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, आप सॉरी, आरबीसी जो है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है और एनीमिक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की, मैंने कहा था मैक्सिमम जो O2 का परिवहन है वो किसकी फॉर्म में होता है, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें अपन ने बात करी थी 4 फेरस आयन होते हैं और 4 ही क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 अल्फा होती है और 2 क्या होती है, बीटा चेन। अब क्या होता है, प्रत्येक जो फेरस आयन है वो क्या करता है, एक एक O2 को कैरी करता है, मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 O2 को क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है और क्या करता है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की, कि CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। CO2 ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, CO2 का परिवहन। तो ध्यान रखना, और CO2 जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, 7% अगर बात करोगे तो 7% तो होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है उसके साथ सॉल्यूबल फॉर्म में, मतलब प्लाज्मा के साथ घुलकर 7% जो है वो क्या होगा, CO2 का परिवहन होगा। अगर अपन 23% बात करेंगे, कितनी परसेंट, 23%, तो एक प्रकार का सब्सटेंस बनाती है। जैसे ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे CO2 के साथ मिलकर बनाता है कार्ब अमीनोग्लोबिन, कार्ब अमीनोग्लोबिन बनाता है। और उस कार्ब अमीनोग्लोबिन क्या है, मतलब CO2 प्लस HB, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, कार्ब अमीनोग्लोबिन बना लिए। इस फॉर्म में कितना होता है, 23% CO2 का परिवहन होता है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे 70% CO2 जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट जो आयन है इस फॉर्म में 70% CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है वो किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है।
जैसे सबसे ज़्यादा O2 का परिवहन किसकी फॉर्म में हुआ था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। वैसे ही जो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है, और मिनिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा में सॉल्युबल कंडीशन में होता है, जबकि 23% जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो अमीनोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।